वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, क्या, कब, कहाँ और कैसे के बारे में जानेंगे। यहाँ पे आप चैप्टर का नाम देख रहे हैं। यहाँ पे आप ही की तरह एक बच्ची सवाल करती है, रसीदा बैठकर अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी, 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ। आप ही की तरह एक बच्ची है जिसका नाम रसीदा है। उसने न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़ा जिसमें यह लिखा हुआ था 100 साल पहले। तो उसके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह आने लगे कि 100 साल पहले का अगर हमको इतिहास जानना है तो हम कैसे जानेंगे। सबसे पहले हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि इतिहास होता क्या है। तो जो अतीत में चीज़ें बीत चुकी हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इतिहास। मतलब हमारे जो बीते हुए कल का हम अध्ययन करते हैं उसी को हम इतिहास बोलते हैं। बीता हुआ कल यानी कि अतीत, अतीत ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तुम इसको पता कैसे लगाएंगे। मान लीजिए कि आपको 10 दिन का न्यूज़ अगर जानना है तो आप क्या करेंगे, न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल के माध्यम से न्यूज़ जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर 100 साल पहले का इतिहास जानने के लिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तो हम रेडियो सुनते हैं, टेलीविज़न देखते हैं और अखबार पढ़ते हैं। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, हम बहुत सारे व्यक्तियों से बात करते हैं जो उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जानेंगे। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह घरों में रहते थे। हम आखेटक, शिकारी, पशुपालक, कृषि उसके बाद जो है शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार, फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी कैसे हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे और कौन सी कहानी सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। तो इसका कहने का अर्थ क्या है कि इससे पहले जब हमारे इतिहास की अगर बात आती है तो 100 वर्षों पहले लोग कैसे रहते थे, क्या कपड़े पहनते थे, कैसे खाते थे, वहाँ का जनजीवन कैसा था और बच्चे जो है वो कैसे खिलौने से खेला करते थे। इन सब बातों की जानकारी जो है हमें अतीत से प्राप्त होती है। अतीत को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपको किसी राजा के इतिहास के बारे में जानना है तो जिस जगह भी राजा का स्थान होगा वहाँ पे हम खुदाई करेंगे तो हमें सिक्के, उसके बाद स्मारक, फिर मूर्तियाँ और बहुत सारी पांडुलिपियाँ मिलती हैं। उसके तहत जो है हम इतिहास को समझने और जानने का प्रयास करते हैं। अब जानेंगे सबसे पहले जो है लोग कहाँ रहा करते थे। तो मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाना है। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़, फलों और जंगल अन्य उत्पादन का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेटक भी करते थे। वैसे हम जानेंगे कि सबसे पहले मानचित्र कहाँ है, हम उसे देखेंगे कि मानचित्र जो है वो कहाँ हमें दिखता है। तो मानचित्र फर्स्ट जो है आपको जस्ट नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको नर्मदा नदी खोजना है। तो आप अगर सारे को एक एक करके देखें तो आपको पता चलेगा कि नर्मदा नदी जो है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले लोगों ने क्या किया था, इसी स्थान पर सबसे पहले लोगों ने खेती करना शुरू किया था और इसी स्थान पे वे लोग रहना शुरू किए थे। तो रहने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे प्राचीन काल में भी जब मनुष्य धरती पर आए थे तो सबसे पहले उन्होंने खेती करना नहीं सीखा था। वो जानवरों की तरह जंगलों में रहा करते थे। कहने का अर्थ यह है कि हमारे जो पूर्वज थे वो जंगलों में रहते थे। उसके बाद आपको जो खाने की सामग्रियों में वो खाते थे वे फल, सब्जी, साग, उसके अलावा भी मतलब कच्चे सामान को वो खा जाया करते थे क्योंकि उस समय तक आग का आविष्कार नहीं हुआ था। फलों के बीज वगैरह भी खा जाते थे और ये स्टोर कर कर जो है मतलब अपने भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखते थे। वो फलों के बीज ही होते थे। तो फलों के बीज के द्वारा क्या हुआ ना कि एक बार ये बहुत समय तक किसी स्थान पर रहने लगे। पहले तो खाने की तलाश में इनको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था। तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि उस वक्त वहाँ कोई पेड़ नहीं था। तो फल खाकर जो बीज फेंका गया था उससे वहाँ पेड़ पौधे निकलने लगे। इसी तरीके से उन्हें जो है खेती का ज्ञान हुआ। तत्पश्चात वे लोग वैसे स्थान को ढूंढने लगे जहाँ पे उन्हें खेती करना सुलभ हो। इसलिए नर्मदा नदी जैसे स्थानों को खोजा गया और वहाँ पे वे लोग बसने लगे। और साथ ही साथ नदी के पास बसने के लिए मतलब यह कारण था कि वहाँ पे पानी वगैरह आसानी से मिल जाता था और लोग रहते भी थे आसानी से। इसीलिए नदी के पास के स्थान को चुना गया जहाँ इन्हें खेती करने के लिए ज़मीन मिल सके और पानी भी मिल सके। उसके बाद है कि ये लोग कुशल संग्राहक भी थे और केवल ये जड़, फल और अन्य चीज़ें नहीं बल्कि यहाँ पे ये आखेटक भी करते थे। ये शिकारी भी थे और जंगली जंतुओं का मांस वगैरह भी खाते थे। अब हमें उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों को खोजना है इसी मैप में।
इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। ये लोग गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाना है। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ होगा, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया होगा तथा विंध्य के बारे में स्थित है। अब हम जानेंगे उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ी कहाँ पे है। तो अगर आप खोजेंगे तो आपको देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। यहीं पे जो है सबसे पहले मनुष्य ने क्या किया था, तो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने 8000 वर्ष पूर्व पहले गेहूँ उगाया था और जौ जैसी फसलों को भी उगाना आरम्भ किया था। उसके अलावा वो भेड़, बकरी और अन्य जंतुओं का पालन पोषण करते थे। अब हमको गारो और मध्य भारत की विंध्याचल पहाड़ी का पता लगाना है, जहाँ पे सबसे पहले जो है आपको चावल का उत्पादन हुआ था। तो हम खोजेंगे कि यहाँ पे भारत में मध्य विंध्य पहाड़ियाँ कहाँ हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको विंध्य पहाड़ियाँ जो है वो दिख रही होंगी। यहीं पे जो है सबसे पहले क्या किया गया था, तो इसी स्थान पे सबसे पहले जो है वो चावल उगाया गया था। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करना है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते थे जो एक बड़ी नदी में मिल जाती थी। लगभग 4700 वर्ष पूर्व पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ। तो हम भी मैप में क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम मैप में आपको ढूंढेंगे सिंधु नदी। तो यहाँ पे आप अगर खोजेंगे तो आप देखिए आसानी से आपको जो है सिंधु नदी मिल जाएगा। आप भी इसे खोजने का प्रयास करें कि सिंधु नदी जो है वो किस स्थानों पे। देखिए यहाँ पे सिंधु नदी आपको दिख रही होगी। यहीं पे जो है बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ आकर इस सिंधु नदी में मिल जाया करती थी और यहाँ पे भी लोग जो है वो बसा करते थे। इसके आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे जो उनकी सहायक नदी सबसे पहले हम किसको कहते हैं, तो जितनी भी बड़ी नदियाँ होती हैं उनके साथ भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ होती हैं। वे सारी छोटी नदियाँ जो हैं आपस में आकर मिल जाती है, उन्हें ही सहायक नदी बोलते हैं। और 4700 वर्ष पहले जो है इन्हीं नदियों पर जो है सबसे पहले शहर बसाया गया था। 4700 वर्ष पूर्व पहले। आप ये इसमें याद रखें, आपको क्वेश्चन आंसर में काम आएंगे। उसके बाद जो है समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पहले जो है वो होने लगा था। गंगा तथा इसकी सहायक सोन नदी का पता लगाना है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास क्षेत्र प्राचीन में मगध, जिसे हम बिहार के नाम से जानते हैं, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। हम इसे जानने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे हम गंगा नदी आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको सोन नदी दिख रहा होगा। यही ऐसी नदियाँ थी जहाँ पे जो है सबसे पहले नगरों का विकास हुआ, मतलब सबसे पहले गांव बने और गांव के बाद जो है नगर बने। उसी में आता है मगध का नाम। मगध जो कि काफ़ी ज़्यादा विशाल साम्राज्य था, जिसे हम अभी वर्तमान में बिहार के नाम से जानते हैं। उस समय मगध में जो शासक होते थे यानी कि राजा, उन्होंने बड़े बड़े विशाल राज्य स्थापित किए हुए थे और इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व था। तो प्राचीन काल में मगध का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली राज्य थे। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदी तथा समुद्रों के कारण जोखिम भरी होती थी, फिर भी वे यात्रा के लिए असंभव नहीं थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों की शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। अब इससे हम समझेंगे कि सबसे पहले लोग बाहर की यात्रा क्यों किया करते थे, मतलब जो यात्रा थी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, वहाँ पे लोग क्यों जाया करते थे। तो उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। यदि आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आप यह भी जानते थे कि भारत का पता किसने लगाया था, वास्को डी गामा, और अमेरिका की खोज किसने की थी, तो कोलंबस ने की थी। इन सब स्थानों का पता लगाने का कारण एकमात्र था कि व्यापारिक व्यवसाय, क्योंकि व्यवसाय से एक दूसरे से जुड़ना और स्थान अगर ढूंढ लिया जाता था तो कोई भी व्यापार करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती थी। ये तो हो गया एक अलग कारण। आप इसे भारत से भी जोड़कर देख सकते हैं कि भारत में लोग यात्रा व्यापार की दृष्टि से किया करते थे। उसके अलावा कुछ नया सीखने के लिए भी वे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। फिर अगर कभी बाढ़, अकाल या ऐसा कोई आपदा परिस्थिति आ गया तो उसके लिए भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। आपने अगर राजाओं का इतिहास पढ़ा होगा तो देखा होगा उनके दरबार में जो कवि होते थे वो दूसरे दूसरे स्थानों से आते थे, ताकि उन्हें जो है अपनी कविता और कहानियों को सुनाने का भी मौका मिले और जो है ख्याति भी प्राप्त हो। ख्याति मतलब प्रसिद्धि।
तो इसीलिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। मूल्यवान वस्तुओं को लेकर भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता था। उसके बाद काम की तलाश में भी लोग जाते थे। गाँव से आप अभी भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शहर काम की खोज में जाते हैं। तो ये सारे ऐसे कारण थे जहाँ पे लोग मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान जाना इतना भी आसान नहीं होता था, क्योंकि जिस तरीके से अभी हमारे पास कार, गाड़ी, बस या ट्रेन या हवाई जहाज है, उस तरीके से पहले वैसा कुछ नहीं हुआ करता था। वहाँ तक जाने के लिए या तो लोगों को पैदल यात्रा करनी पड़ती थी या जानवरों का सहारा लेना पड़ता था, या फिर छोटे मोटे जहाज बनाए गए थे, मतलब नाव वगैरह, उनसे जाया जाता था। तो जाना कठिन था, फिर भी लोग यात्राएं करते थे। अब आपसे सवाल है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते? तो आज भी बहुत सारा कारण है। सबसे पहले तो एक कारण है कि आज लोग यात्रा इसलिए करते हैं क्योंकि काम की भी तलाश में करते हैं, बहुत सारी नई नई खोजों की तलाश में भी करते हैं। तो एक बार मानचित्र को हमको देखना है और पहाड़ी, पर्वत और समुद्र, उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का जो निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस समय तक मतलब वो कोई भी चीज़ें हुआ नहीं करती थी, ट्रेन वगैरह, बस या कार या कोई भी किसी तरीके का वाहन नहीं था। लोग या तो पैदल जाते थे या फिर नाव के सहारे जाते थे। हालांकि लोग इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा करे और वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग आए थे और यहीं आकर बस गए थे। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति और परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष पहले लोगों ने पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे से विचारों को अपनाते रहे। आपको अगर यह जानने का प्रयास मिले कि भारत में इतनी सारी जातियाँ और इतने सारे धर्म के लोग क्यों बसते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारा कारण है। शुरू में भारत में बहुत सारे विदेशी जो यूरोप से हमारे यहाँ थे, पुर्तगाली, डच, मुस्लिम, अरब, ये सारे के सारे लोग हमारे यहाँ आते थे व्यापार की दृष्टि से या बसने के लिए। तो यहाँ का वातावरण देख के वो यहीं बस गए। इसीलिए भारत में इतनी ज़्यादा सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। लोग अलग जाति के, अलग धर्म के, लेकिन उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आज जो हम पुलाव, बिरयानी या चाय या कॉफ़ी किसी चीज़ का भी नाम सुनते हैं, वो हमारे देश की देन नहीं है, वो हमने विदेशों से सीखा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो देशों में भी बनी हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने विदेशों से भी सीखा और वे भी हमसे बहुत सारा कुछ सीख कर गए हैं। तो इस तरीके से एक जगह से दूसरे जगह जाने का अर्थ होता है कि हम ज्ञान में भी वृद्धि होती है। फिर संगीत को रचने के लिए भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। भोजन के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया और व्यवसाय के बारे में भी बता ही दिया। अब जानेंगे हमारे देश का नाम भारत के बारे में। मतलब हमारे देश का अलग अलग नाम है। इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है, इंडोस है, और संस्कृत में और भी ऐसे नाम हैं जिन्हें लोग मतलब यहाँ आने वाले लोगों ने दिया था इस स्थान को देखकर। तो उसके बारे में जानेंगे कि अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस यानी कि मैप में ईरान और यूनान का पता लगाना है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो है उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों को सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। हमारे देश में भारत में शुरू से ही लोग मतलब यूरोप से यहाँ आते हैं। तो उसी में ईरानी और यूनानी जब भारत आए थे 2500 ईस्वी के करीब, तो उन्होंने सिंधु नदी को देखते हुए भारत का नाम हिंदोस और इंदोस रखा। उसी से हमारा शब्द जो है इंडिया निकला है। भारत एक बालक था, भारत का वीर बालक, जिसके नाम पे हमारे देश का नाम पड़ा हुआ है। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी इसकी चर्चा मिलती है कि भारत का नाम जो है भरत नाम के वीर बालक पर पड़ा था, जो कि हमारे देश के एक होनहार राजा के पुत्र थे। उन्हीं के नाम पर जो है भारत का नाम रखा गया था। हम जानेंगे कि अतीत के बारे में हम कैसे जानते हैं। अतीत की जानकारी हम बहुत तरीके से प्राप्त करते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तक को ढूंढना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होती थी, क्योंकि उस समय जो है छपाई का कार्य जो है वो नहीं होता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मेन्यू स्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ होता है हाथ से लिखना, उससे बना है। मतलब पांडुलिपि जो है वो अक्सर हाथ से लिखी जाती थी। और ये पांडुलिपियाँ ताम्रपत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से लिखी जाती थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पहले मतलब स्याही वगैरह नहीं थी, इसीलिए हाथों से ही लिखा जाता था। और बड़े बड़े पत्तों को एक साथ जो है बिछाकर और उन्हें पानी की सहायता से आपस में जोड़कर धूप में सुखाकर तब इस पर लिखा जाता था। और ये जो पत्ते होते थे ये भुर्ज नाम के पेड़ की छाल से बने होते थे, जो कि हिमालय पर्वत की तरफ मिलते थे। तो पहले पेपर वगैरह नहीं था, इसीलिए इन सब पे लिखा जाता था। हम जानेंगे कि ताड़पत्र से बनी पांडुलिपि कैसी होती थी। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी, आज से 1000 वर्ष पहले। और किताब बनने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उन्हें अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। और जो भुर्ज पेड़ की छाल से बनी एक ऐसी पांडुलिपि को हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है पांडुलिपि का चित्र जो है वो दिखाया जा रहा है, जो कि लिखा गया। इसमें जो लिपि लिखी गई है
वो दूसरी लिपि है। हमारी जो लिपि है वो देवनागरी हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं या अंग्रेजी रोमन में पढ़ते हैं, लेकिन यह जो लिपि है ये ब्राह्मी लिपि है, जिसको अभी तक जो है वो मतलब समझा नहीं गया। अशोक के द्वारा जो ब्राह्मी लिपि लिखी गई थी। अब हम आगे जानेंगे। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, क्योंकि मतलब हम जानते हैं कि बहुत समय तक अगर कोई वस्तु रख दिया तो उसमें कीड़े लग जाते हैं या नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपि आज देख सकते हैं आप अपने आसपास के म्यूजियम में जाकर अगर देखें तो वहाँ पे भी आपको इस तरीके की पांडुलिपि और पुस्तक देखने को मिलेंगी ही। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिर और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। लेख और पत्थर धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। पहले हम सबसे पहले पांडुलिपि के बारे में जानेंगे कि उनका महत्व क्या होता था। राजा अपना इतिहास जो है वो बहुत सारे मतलब जितने भी कवि और लेखक होते थे उनसे लिखवाते थे। वो ताम्रपत्रों पर उनका लेख लिखते थे और उनके संदूकों में बंद रहा करते थे। आज आपको वो चीज़ें या तो आप मस्जिद में या और मंदिर में, और उसके अलावा जो आप म्यूजियम में भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इसे आज सुरक्षित रखा गया, क्योंकि यह बहुत दुर्लभ है। वहाँ पे राजा अपने जीवन के बारे में बताते थे उस पांडुलिपि के जरिए कि राजा का जीवन कैसा होता था, उसका साम्राज्य कैसा था, उसकी जनताएं कैसी थी, मतलब वहाँ पे कौन सी सारी सुविधाएं थी और राजा किस तरीके का शासन करता था। ये सारी बातें हमें पांडुलिपि से पता चलती है कि एक राजा का इतिहास जो है वो किस तरीके का होता था। अब हम जानेंगे अभिलेख क्या होते हैं। ऐसे लेख जो पत्थरों पर लिखे जाते हैं, कठोर सतहों पर। अभी आपने सरकार की तरफ से जो योजनाएं सब होती हैं पुल के पास और चापाकल वगैरह के पास, सड़क के पास, आपने देखा होगा कि एक शिलापट पर, शिला यानी कि पत्थर पर लिखा होता है। इसी तरीके का अभिलेख हुआ करता था। कभी कभी शासक व अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानी सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाएं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाई में अर्जित विजयों का लेखा जोखा करते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे और ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई होती थी? कठिनाई तो काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि उसे जो है या तो छेनी और हथौड़ी के सहारे तोड़ तोड़ कर लिखा जाता था। काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है लिखने में, और लिखने के पीछे यह कारण था कि लोग लंबे समय तक इसे याद रखें, क्योंकि पत्थर पर लिखी गई चीज़ें आसानी से तो मिट नहीं सकती, इसीलिए इसे शिलालेख और पत्थरों पर राजा जो है वो लिखवाया करते थे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती हैं। अभी भी आप देखें कि शिलापट वगैरह जो अभी भी इस तरीके का लिखा जाता है और लगाया जाता है पुल वगैरह पे या चापाकल पे या सड़कों पर, या ऐसा कोई स्थान जो सरकार के द्वारा तैयार करवाया गया, उस पत्थर पर लगा होता है, लिखा होता है कि किसने बनाया है। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते हैं। मतलब इन चीज़ों का जो अध्ययन करते हैं पांडुलिपि और अभिलेखों का, इनको पुरातत्वविद बोलते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजार, हथियार और बर्तन, आभूषण आदि जो है उनका भी अध्ययन किया करते हैं। सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ ऐसी वस्तुएं पत्थर, पक्की, मिट्टी तथा धातु की बनी होती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट नहीं होने वाले हैं। उसके बाद पुरातत्वविद जानवर, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते हैं। इसके लिए यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे तो वे जले हुए रूप में बचे रहते थे। हम इसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो लेखक होते थे, ये पुरातत्विक होते थे, वो क्या करते थे, किसी भी राजा का इतिहास जानने के लिए सबसे पहले उस स्थान की खुदाई करते थे। उनमें मिले जो भी हड्डी, पत्थर, अवशेष, सिक्के, पुराने मटके, उनके बर्तन, इन सब चीज़ों की जांच की जाती थी। जांच पड़ताल के बाद पुरातत्वविद हमें यह बताते थे कि वो कितनी साल पुरानी है, किस भाषा में लिखी गई है, किस राजा का इतिहास है। जिसमें से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि प्राचीन नगर से प्राप्त एक बर्तन है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 ईस्वी पूर्व होता था। यह एक पुराना चांदी का सिक्का है, यहाँ जो आपको दोनों दिख रहा है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग 2500 ईस्वी पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों में यह सिक्का क्या है, पूरा अलग है। हमारे यहाँ जो सिक्के होते हैं अभी उनका आकार गोल है और इनका आकार जो है वो चौड़ा है। उसके अलावा एक और बात है कि लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख जो इस पिक्चर में दिखाया गया, यह 2250 पुराना अभिलेख है और वर्तमान में अफगानिस्तान में कंधार में है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया, जो कि इसकी लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है। इस शासक के विषय में हम अध्याय 8 में विस्तार से पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तो हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जो लिपि है वो कौन है, देवनागरी। हिंदी, संस्कृत और जो है ये दोनों की दोनों जो है देवनागरी में है। पंजाबी गुरुमुखी में है। इंग्लिश जो है वो रोमन लिपि में। अगर आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं है तो आप इस चीज़ की जानकारी रखें या आप सुने और उसे याद रखें।
लिपि अक्षरों अथवा संकेतों में बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तो हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक 2 लिपियों तथा भाषाओं में लिखी। मतलब यह जो अभिलेख है ये आपको यूनानी और अरमाइक नामक 2 लिपि में लिखी गई है, जो कि इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आगे की ओर बढ़ते हैं और देखेंगे कि पांडुलिपि अभिलेखों तथा पूर्ण तरह से ज्ञात जानकारियों से इतिहासकार प्रायः स्रोत का इस्तेमाल करते हैं, मतलब सोर्स। हम इस स्रोत को इंग्लिश में सोर्स बोलते हैं। इसी के द्वारा जो है हम किसी राजा या किसी चीज़ के इतिहास का पता हम लगा सकते हैं आसानी से। इसमें क्या होते हैं कि इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो कि अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। तो इतिहासकार तथा पुरातात्विक उन्हें जासूसों की तरह इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में और अतीत को जानने के लिए करते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि अतीत एक है या अनेक। तो क्या इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिए हैं? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग जो है वो बहुवचन में किया गया। जो अतीत शब्द है उसे हम बहुवचन में करते हैं। इसके पीछे क्या तथ्य है? तो इसके पीछे यह तथ्य है कि इस ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया। अलग अलग वस्तुओं में लोगों के लिए इस अतीत के लिए अलग अलग मायने। उदाहरण के लिए पशुपालक अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान होते थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद था। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उन्हीं के द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में कुछ जानते हैं। जब शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक ऐसे आम आदमी अपने प्रायः कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी इनके बारे में कुछ जानना जो है वो शेष है। इसे हम जानेंगे कि अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्यों किया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि राजा तो अपना इतिहास लिखवाने के लिए किसी भी लेखक का प्रयोग किया करते थे, और वही क्या करते थे, उनका इतिहास लिखते थे। बहुत सारे ऐसे भी राजा हैं जो अपना इतिहास खुद भी लिखे हुए हैं। जैसे कि अकबर ने तो अपना इतिहास अपने मतलब जितने भी लेखक थे उनसे लिखवाया था, और हुमायूं ने भी अपना इतिहास, बाबर ने अपना इतिहास खुद लिखा था, बाबरनामा से उसका नाम था, और वो उसने उस बुक को खुद लिखा था, वही पांडुलिपि वगैरह को। और जो हुमायूं था, हुमायूं भी जो है अपना इतिहास अपनी बहन से लिखवाया था, जिसको हुमायूं नामा के नाम से जानते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका इतिहास हमें जानना था। तो अब उनके इतिहास को कैसे जानेंगे? तो उसमें इतिहासकार जो है और जो पुरातात्विक है वो सहायता करते हैं उन लोगों का इतिहास जानने के लिए कि वहाँ के लोगों का जीवन कैसा था। राजाओं के बारे में तो हमने जान लिया, प्रजा के बारे में जीवन तो नहीं जाना कि उनका जीवन क्या होता था, उनके अंदर क्या क्या घटित होता था। तो इन सारी चीज़ों को भी जानने का प्रयास जो है वो पुरातत्विद करते हैं। इसीलिए अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है, क्योंकि पूरे इतिहास को जानना होता था। बहुत सारे राजाओं अपने युद्धों के बारे में भी इतिहास को लिखवाया करते थे। तो इन सब सारी चीज़ों को हम अतीत के माध्यम से जानते हैं। अब यहाँ पे है तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम किस तिथि के विषय के बारे में पूछते हो, तो तुम शायद उस दिन की तारीख, 6 माह या 2000 इसी तरीके का कोई बात बताओगे। अगर तुमसे महीने, साल के बारे में पूछा जाए तब। वर्षों की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 के बाद, जिसको बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइसिस। और ईसा मसीह के जन्म से पहले, जन्म से पहले को बोलते हैं बीसी, जिसे बिफोर क्राइसिस कहते हैं, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, और 2000 यानी कि उसके बाद का समय। सभी तिथियां के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियाँ अंग्रेजी में बीसी यानी कि बिफोर क्राइसिस, बिफोर क्राइस्ट। इसमें क्या होता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का इतिहास होता है। कभी कभी हम इन तिथियों को एडी के नाम से जानते हैं, और यह एडो डोमिन नामक 2 शब्दों से बना है। इसका अर्थात होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। एडी मतलब ईसा मसीह के जन्म के वर्ष में, और बीसी मतलब बिफोर क्राइसिस, ईसा मसीह के जन्म से पहले। इसी से हम इतिहास निकालते हैं कि जो ईसा मसीह के जन्म के बाद है उसको एडी, या ईसा मसीह के जन्म के समय उसको एडी, एडो डोमिन, और जो पहले है उसको हम बीसी यानी कि बिफोर क्राइसिस बोलते हैं। अगर आपको कभी भी यह दोनों चीज़ें मिले तो आप इस बात से इसको पता लगा सकते हैं। कभी कभी एडी की जगह सीई और बीसी भी देखी जाती है, और बीसीई भी देखी जाती है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसी का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के रूप में किया जाता है। ये दोनों बातें आप याद रखें, आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है अगले क्लास में भी। अगर कोई आपसे पूछता है कि कॉमन एरा और बीसी का अर्थ क्या होता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं अगर आपने इन चीज़ों को जाना है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में इसी कैलेंडर का प्रयोग होता है पूरे वर्ल्ड में,
और भारत में भी इसी तिथियों का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ है। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है। इसका अर्थ है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाना है। इनके लिए तुम किस अक्षरों का प्रयोग करोगे। यहाँ पे जो 4500 दिया हुआ था और जो आपको ऊपर लगभग 2500 वर्ष पहले दिए थे, इन दोनों तिथियों को बताना है कि यह कब के हैं। तो आप सोचें और बताएं। इतना पढ़ने के बाद जैसा कि हमने पढ़ा, अभिलेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व पहले लिखे गए हैं। सभी अभिलेखों में लिपि और भाषा का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा और लिपि में बदलाव आया। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखी है, इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। इस प्रकार की अज्ञात लिपि को जानने के लिए प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। वहाँ पे 5000 वर्ष पूर्व जो है पहले यह अभिलेख लिखा गया था। यह अभिलेख जो है आपको एक अभिलेख का ही चित्र है, जिसमें कि चित्रों के माध्यम से चाइना और मिस्र में जो है चित्र के माध्यम से इसे पढ़ा जाता था। इसका अर्थ पी है, इसका टी, इसका ओ, इसका एल, इसका एम, इसका आई और इसका एस अर्थ होता था। और आगे भी दिया हुआ है इन सब चीज़ों का अर्थ, जो इसका के, इसका एल, इसका आई, इसका ओ, इसका पी, इसका ए, इसका डी, टी, आर, ए, इन सब चीज़ों का नाम जो है चित्रों के माध्यम से ABCD के फॉर्म में इसको लिखा गया, जिसके माध्यम से इतिहास किसी भी अभिलेख को पढ़ पाते हैं या पांडुलिपि को। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है, यानी कि गांव की तरह। यहाँ पे एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखी है, लिपियों में। यूनानी तथा मिस्र 2 प्रकार की लिपि है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वान ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अलग अलग रखते हुए मिस्री अक्षरों को समार्थक ध्वनियों की पहचान की है। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ पे एल अक्षर के लिए शेर का प्रयोग और ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्रों का। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षरों का प्रयोग किनके लिया है, तो वो आसानी से इन अभिलेखों को पढ़ सकते थे। अभिलेखों के पीछे का कारण हम जान गए कि चित्रों के माध्यम से जो है उन्हें पढ़ा जाता था और फिर देखा जाता था। तो हमने यह चैप्टर जो है आप समाप्त कर लिया। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही इसे अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।